चलिए अब देखते हैं, कल से आगे करते हैं। कल जो लास्ट टॉपिक था वो था देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जो जब प्रकाश किसी धातु की सतह पे आता है तो जिस आवृत्ति के मान से कम रहने पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, यानी कि सबसे कम मान जितना पर उत्सर्जन संभव है धातु के लिए, उसी आवृत्ति के मान को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति, जिसको न्यू नोट से लिखते हैं। मतलब ये जो भी इस तरीके का है इसको थोड़ा सा तिरछा लिख के और ये लगा देते हैं जीरो। पहले क्योंकि हम पढ़ेंगे ई नोट वाला, तो ये जीरो जब भी लगा तो उसको नोट पढ़ते हैं, न्यू नोट से इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला टॉपिक है वो है कार्य फलन। अगला जो टॉपिक है वो है कार्य फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो कार्य फलन कल भी ऐसा बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन वाला जो उत्सर्जन करेंगे उसमें। तो कार्य फलन कहते हैं किसी भी धातु के लिए ऊर्जा का वह न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब सबसे कम, किसी भी धातु के लिए ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिससे ग्रहण करने के बाद प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, उसी ऊर्जा के न्यूनतम मान को कार्य फलन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से, कार्य फलन हुआ किसी भी धातु के लिए ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे ग्रहण करने के बाद जो धातु के पृष्ठीय अवरोध पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसे ग्रहण करने के बाद पृष्ठीय अवरोध से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, उसी ऊर्जा के न्यूनतम मान को कार्य फलन कहते हैं। कार्य फलन को जो है वो लिखते हैं, यानी कि सूचित करते हैं W नोट से या फाई नोट से। कार्य फलन यानी कि वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं W नोट से या फाई नोट से। अब कार्य फलन जो होता है वो देहली आवृत्ति के समानुपाती होता है। किसी भी धातु के लिए जो कार्य फलन का मान होता है वो देहली आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होता है। और समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझते होंगे। समानुपाती मतलब हुआ एक जैसा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जबकि व्युत्क्रमानुपाती अगर होता है तो उल्टा चलता है, मतलब एक अगर बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? घटता है, और एक अगर घटता है तो दूसरा क्या होता है? बढ़ता है। तो देहली आवृत्ति अगर मान लीजिए किसी धातु का है न्यू नोट, देहली आवृत्ति जो है किसी धातु का वो न्यू नोट है, और अगर कार्य फलन उसका W नोट है तो W नोट जो है वो ये समानुपाती वाला चिन्ह डाल दिए। W नोट ये कार्य फलन जो होता है आवृत्ति के मतलब देहली आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो W नोट समानुपाती न्यू नोट के। अब जानते हुए पहले से ये सब सीख चुके हैं आप लोग कि ये जो समानुपाती वाला चिन्ह है, जब बराबर डालते हैं वहाँ पे समानुपाती के बदले जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह यूज करते हैं तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पे अगर W नोट है ये बराबर कर दिए, ये समानुपाती वाले चिन्ह को बदल दिए किसमें? बराबर में। तो यहाँ से जो पहले है न्यू नोट है और इसके बराबर में बदलने के कारण यहाँ जो नियतांक आता है वो क्या चाहता है? समानुपाती को जब भी बराबर में बदलते हैं तो पहले ऐसा सीख चुके होंगे आप लोग कि हमेशा कोई ना कोई क्या आता है? नियतांक आता है। और नियतांक यहाँ पे जो आता है वो h आता है, और जहाँ h जो है वो क्या है? एक नियतांक है, जिसे कौन सा नियतांक बोलते हैं? कॉपी में पढ़ा हुआ होगा, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो इस तरीके से धातु के लिए जो कार्य फलन का फॉर्मूला हुआ वो हुआ W नोट बराबर H न्यू नोट। W नोट बराबर किसके? H न्यू नोट। ये बढ़िया समझिए, कार्य फलन जो होता है वो देहली आवृत्ति के समानुपाती, ये आप कल सीख चुके होंगे कि इसको न्यू नोट से लिखते हैं देहली आवृत्ति को, और ये कार्य फलन को W नोट से लिखते हैं। तो W नोट समानुपाती न्यू नोट के। ये समानुपाती को जब भी बदलिएगा बराबर में तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और यहाँ नियतांक जो आता है वो क्या आता है? क्या चाहता है? जहाँ ये एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, H नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है ये आगे भी बताते हैं। चलिए, अब इसी कार्य फलन में
जो नोट में लिखा हुआ होगा वो देखें। कार्यफलन के जो नोट में होगा वो देखते हैं। तो नोट में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होता है कि किसी भी धातु के कार्यफलन को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि धातु के कार्यफलन को W0 को मापते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E V से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का E और वोल्ट का V। चलिए अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है इसको सीखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब हुआ ये दोनों गुना में, यहाँ है एक E अब गुने एक भी। ये इलेक्ट्रॉन पे E का मतलब समझते होंगे कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। और ये 1 वोल्ट मतलब विभव का मान। तो अब इसमें रख दीजिए एक E का मान हो गया कितना? 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻19। इसके साथ ही यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट को गुना कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 1 से गुना करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। 1.6 गुने 10⁻19 अब कूलम और गुने वोल्ट। कूलम और गुना किससे कर दिए? वोल्ट से। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए अब C आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट। अब विभव का फॉर्मूला जो सबसे पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, V बराबर होता है W/Q। पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाई चार्ज के, या विभव बराबर होता है चार्ज बटे आवेश के। अब इसमें मात्रक रखिए, विभव का मात्रक विवोल्ट होता है, उसको भी से लिखते हैं। चार्ज का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। अब देखिए यहाँ कूलम भागा में है, इस तरफ लाएगा किसको हो जाएगा? गुना में, यानी कि V गुने C। आंसर बनेगा किसका? J का। यानी कि जब भी विभव यानी कि वोल्ट का मात्रक और आवेश यानी कूलम गुना होगा तो ये दोनों जो गुना होगा, गुना होकर आंसर किसका बनेगा? कार्ज का मात्रक का। क्योंकि कार्ज का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यानी कि ये दोनों गुना होकर आंसर किसका बन जाएगा? जूल का। यानी कि इस तरीके से हम समझ लिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻19 और कूलम और वोल्ट गुना होकर आंसर बन जाएगा किसका? जूल का। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.6 गुने 10⁻19 जूल के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो सीधे जूल में मतलब E का जो मान है, सीधे समझे E का जो मान है, E का मान पहले से याद होगा 1.6 गुने 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1.6 गुने 10⁻19 जूल के। अब पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलना होगा तो क्या कीजिए? मान लीजिए अगर है इस तरीके का है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में आंसर कैसे निकालेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलिएगा? बोलिए। चलिए अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करेंगे? चलिए जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर है। जैसे हम पढ़ते हुए बचपन में, एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम। उसी तरीके से समझे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बराबर, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? एक का मान दिया हुआ है, 5 का निकालना है, क्या करेंगे? गुना करेंगे या भाग। तो जब भी कम का दिया रहे और ज्यादा का पूछा जाए तो गुना करते हैं, और यही जब ज्यादा का दिया रहे और कम पूछा जाए तो क्या करते हैं? भागा करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा? क्या करेंगे? 5 में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान गुना कर देंगे, तो 1.6 गुने 10⁻19 इसको गुना कर देंगे, ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? जूल में आएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 गुने 1.6 गुने 10⁻19 जूल के बराबर होगा। और यही जब जूल को बदलना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना के बराबर 10⁻19 जूल, 1.6 गुने 10⁻19 जूल। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना मतलब इसका एक का आंसर चाहिए, 1 जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? ये इधर गुना में, इधर किस में हो जाएगा? भागा में, यानी 1.6 गुने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना करेंगे, और जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा जो नोट होगा, या पहले इसी में देखो, तो मेन जो है कार्य फलन का मात्रक यानी वर्क फंक्शन का मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ ही कुछ इसका अन्य मात्रक होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य फलन का दूसरा जो मात्रक होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो जिस तरीके से पढ़े हुए पीछे माइक्रो, तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 और मेगा मतलब होता है 10⁻+6। माइक्रो मतलब जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 और मेगा मतलब जो होता है वो होता है 10⁻+6। चल देखिए, तो अब सीखते हैं आगे। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, ये मेगा है मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको फिर से बदल देंगे हम, 10⁻6 गुने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान तो पता ही कि 1.6 गुना 10⁻⁻19, तो क्या हो जाएगा 1.6 -19 और प्लस में कितना 6, यानी 1.6 गुने -19 और प्लस में 6, क्योंकि यहाँ भी 10 का ही आधार है, यहाँ भी 10 का ही आधार, एक ही जैसा आधार जब गुना में होता है तो भाग को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो -19 + 6, तो माइनस वाला बना है 13, 19 में से 6 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 13, लेकिन माइनस है। यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो 1.6 गुना 10⁻13 जूल के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो था वो -19 था, उसी के बदले जब मेगा पूछेगा तो 6 सीधे कम जाएगा और कितना होगा 10⁻13 जूल। इसी का एक और जो मात्रक होता है वो होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक गीगा को जी से लिखते हैं, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस तरीके से नैनो मतलब माइनस लो तो गीगा मतलब प्लस लो। माइक्रो उल्टा होगा किसका, मेगा का। माइक्रो मतलब -6 और मेगा मतलब +6। उसी तरीके से नैनो पढ़े होंगे, नैनोमीटर -9 मीटर होता है, और ये जो होगा वो गीगा जो होगा वो +9 होगा। तो ये हो गया 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से 10⁻9 और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पढ़ ही चुका है, -19, तो 1.6 9 प्लस में और 19 किस में, माइनस में। 1.6 9 प्लस में मतलब छोटा है और ये बड़ा -10, यानी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻−10 जूल के। ठीक है, तो ये पहला नोट हो गया। 3 तरीके का मात्रक पढ़े। मेन जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालते हैं, एक ई और एक वी को गुना करते हैं। ई का मान पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, विद्युत स्तर के इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। ई का मान 1.6 गुना 10⁻19 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है वो बराबर होता है किसके, 1.6 गुने 10⁻19 जूल के। वही जब मेगा बोलेगा तो 6 कम जाएगा यानी कि -13 ही रहेगा, और जब गीगा बोलेगा तो 9 कम जाएगा यानी कि -10। ठीक है, आगे फिर जो दूसरा नोट वाला पॉइंट होगा, चलिए दूसरा जो है कि धातु में जो सबसे ज्यादा कार्य होता है वो प्लेटिनम का होता है। केमिस्ट्री पढ़े हम अगर प्लेटिनम को Pg से लिखो, और प्लेटिनम का कार्य जो होता है वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। प्लेटिनम का कार्य जो होता है वो सबसे अधिकतम, यानी कि धातु में जो सबसे ज्यादा होता है वो प्लेटिनम का कार्य होता है, जो बराबर होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और जबकि जो सबसे कम होता है वो सीजियम का होता है, CS से, और इसका होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लेटिनम का सबसे ज्यादा 5.65 और सीजियम का सबसे कम 2.14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दूसरा वाला नोट हो गया। तीसरा जो होगा वो H का मान लिखा, क्योंकि H जो है वो नियतांक था, अभी जो पीछे पढ़े प्लांक नियतांक, और H का जो मान है वो निश्चित होता है 6.63 लगभग में -34 जूल सेकेंड।
प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। पीछे जो भी पढ़े थे W नोट इक्वल टू H न्यू नोट, तो यहाँ जो H का मान होगा वो हमेशा के लिए निश्चित है कि 6.63 गुणे 10⁻34 ही होगा, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान, इसका मात्रक जूल सेकंड कैसे निकलता है वो अभी आगे देखेंगे विक्रम के क्वांटम सिद्धांत में। और इसके साथ ही जो अगला कार्यफलन का लास्ट नोट, चौथा नोट होगा, वो क्या होगा कि अगर किसी धातु का कार्यफलन मान लेते हैं, ऐसे W नोट को लिख रहे हैं जो न्यूनतम वाला मान, तो ऐसे कार्यफलन को अगर W से लिखें और जो धातु का आवृत्ति हो वो न्यू हो, तो जिस तरीके से W नोट बराबर होता है H न्यू नोट के, उसी तरीके से W जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, H न्यू के। यानी किसी भी धातु के लिए कार्यफलन का फॉर्मूला जो होगा W बराबर H न्यू। ठीक है, अब इसके आगे जो इसी पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह होगा जो सीधे फॉर्मूला में रखना होगा वो बना हुआ होगा आप लोग का, और सॉल्यूशन इसका करवा दिए थे नोट में, मतलब कॉपी में सॉल्यूशन इसका किया हुआ। चल देखिए, अब आगे देखते हैं जो अगला टॉपिक होगा वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो अगला टॉपिक होगा वो क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं, तो जिस तरीके से आप पीछे उत्सर्जन वाले में यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में पढ़े होंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश, इसी अगर मान लीजिए कि ये धातु है, इसके कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, मतलब आवृत्ति जिसका ज्यादा होता है वो आपतित होता है, और इसके आपतित होने के कारण अगर इस धातु पे बाहरी सतह पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है, मतलब जो बंधा हुआ उसके नाभिक से नहीं होता है, वो इसकी ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है प्रकाश की ऊर्जा को, और वो बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। जिस प्रक्रिया के यानी प्रकाश के जिस प्रभाव के कारण, प्रकाश के जिस प्रभाव के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह से यानी धातु के पृष्ठीय अवरोध से बाहर निकल जाता है, उसी प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के क्या समझिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पीछे पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी पीछे पढ़ा हुआ है, कल वाले क्लास में पढ़ते। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं, जब कोई धातु इस पे आएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रकाश इस पे आएगा धातु की सतह पे, तो इसकी ऊर्जा को ग्रहण करने का जिस प्रभाव के कारण, प्रकाश के जिस प्रभाव के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठीय अवरोध या सतह से बाहर की ओर निकल जाता है, उसी प्रभाव को बोलते हैं कौन सा प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जानते हो अगर विद्युत धारा जो है वो बनता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत धारा बनता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसके कारण से जो विद्युत धारा बनेगा, यानी इस फोटो इलेक्ट्रॉन से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस धारा को बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश के जिस प्रभाव के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है उस प्रभाव को बोलते हैं कौन सा प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जबकि जिसके कारण से, जबकि जिस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस विद्युत धारा को कौन सा विद्युत धारा बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तो ये समझ लें। अब जो है अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, लॉज ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिए क्या होता है। अब इसका किस नियम के अनुसार से ये प्रकाश मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर की ओर निकलेगा, उसके लिए 4 नियम होता है। कितना नियम? 4 नियम। तो चारों नियम में से जो सबसे पहला नियम होता है चार नियम में से जो सबसे पहला नियम होता है वो क्या होता है कि जो प्रकाश धातु की सतह पे आपतित होगा उसकी आवृत्ति का मान हमेशा धातु के लिए देहली आवृत्ति के मान से अधिक होना चाहिए। ध्यान से समझिए, जो पहला नियम है वो ये होता है कि जो प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा उसकी आवृत्ति का मान धातु के लिए मतलब उस धातु के लिए देहली आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उत्सर्जित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे जब हम देहली आवृत्ति पढ़े थे तो उसमें साफ साफ पढ़े थे कि आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो अगर उससे कम होगा, उससे मतलब देहली आवृत्ति से कम होगा अगर प्रकाश की आवृत्ति, तो उत्सर्जन संभव नहीं होगा। इसी कारण से जो सबसे पहला नियम है वो क्या होता है कि जो प्रकाश आपतित होगा धातु की सतह पे उसकी आवृत्ति का मान हमेशा देहली आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? प्रति सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा जो नियम होता है वो होता है प्रति सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। चलो देखिए, अगर ये धातु प्रकाश की तीव्रता मतलब समझते हैं? तीव्रता मतलब क्या हुआ कि ज्यादा मतलब प्रकाश अगर तेज है या प्रकाश अगर क्या है धीमा है, मतलब डिम समझते हैं? डिम मतलब कम हो गया, तीव्रता जब कम हो तो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। कहने का मतलब प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? ज्यादा उत्सर्जित होगा। प्रकाश की तीव्रता अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उत्सर्जित होगी उसकी संख्या भी क्या होगी? कम होगी। समानुपाती मतलब समझते होंगे, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। तो होता क्या है, अगर इसमें मतलब समझिए कि ये अगर कोई धातु है और इस पे प्रकाश आपतित हो तो ये जो है प्रकाश आता है किस तरीके से? फोटोन के तरीके से। मतलब ये जो कली पर है कि प्रकाश जो होता है वो कणों का एक पुंज होता है जिसको फोटोन कहते हैं। तो होता क्या है कि एक अगर फोटोन होगा इससे, इसके पास प्रकाश जो आपतित हुआ, अगर इसके पास मान लीजिए फोटोन की संख्या जो प्रकाश आपतित हुआ वो कितना है? 1 है, तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो भी कितना होगा? 1 फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जब प्रकाश की तीव्रता के लिए केवल 1 फोटोन होगा, प्रकाश के पास केवल कितना फोटोन होगा? 1 फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो भी कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसी तरीके से अगर इसको 2 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। अगर इसको 3 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। इसी कारण से बोलते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जितना ज्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी कारण से ये जो है इसके क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती। प्रकाश की तीव्रता मतलब समझिए सीधा फोटोन की संख्या अगर अधिक होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा उत्सर्जित होगा। फोटोन की संख्या कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उत्सर्जित होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। ये दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है तीसरा नियम जो है वो क्या है कि जो धातु के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान जो होगा वो आवृत्ति के समानुपाती होगा।
यानी प्रकाश जो आपतित होता है उसकी आवृत्ति जितना ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। और अगर आवृत्ति प्रकाश का कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान जो फोटो इलेक्ट्रॉन का होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और सबसे लास्ट होता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो होता है वो एक ताप क्षणिक प्रक्रिया। ताप क्षणिक मतलब होता है जो तुरंत हो जाए, मतलब जिसमें समय जो है वो नहीं के बराबर लगे। यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पे आपतित होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसमें समय जो होता है वो नहीं के बराबर लगता है। इसमें समय लगभग 10⁻8 सेकेंड से 10⁻9 सेकेंड लगता है। मतलब ये जो वो सबसे पहले समझिए कि सेकेंड में, और वो भी माइनस वाला करते हैं, मतलब माइनस करने का मतलब इसको नीचे कीजिएगा तब ना प्लस होगा। 1/10⁸ या 1/10⁹ देखिए 1 में अगर 1 पे कितना जीरो भागा दीजिएगा, 9 जीरो भागा दीजिए, मान कितना छोटा होगा समझ का। उसी तरीके 1 में इतना 8 जीरो भागा दीजिएगा 1 पे, तो ये मान बहुत छोटा है। इसी कारण से क्या बोलते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है वो एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का कितना नियम, 4 नियम। पहला नियम जो हुआ वो क्या हुआ कि जो प्रकाश आपतित होगा उसकी आवृत्ति का मान धातु के लिए देहली आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कम रहेगा तो उत्सर्जन संभव नहीं होगा। दूसरा जो था वो था कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन होगा प्रति सेकेंड, उसकी संख्या जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्यों समानुपाती होती है, क्योंकि अगर फोटोन की संख्या मतलब हो गया प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि प्रकाश जब गतिशील होता है कण के रूप में तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन, जैसा कंपन। तो फोटोन की तीव्रता मतलब फोटोन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी। प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा रहने से एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक फोटोन से केवल कितना, एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी कारण से अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। अगर प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तीसरा जो नियम था वो ये था कि जो गतिज ऊर्जा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो गति करके निकले, और गति करेगा मतलब कौन सा ऊर्जा होगा उसके पास, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो सबसे लास्ट वाला नियम है, चौथा नियम है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो होता है वो कैसा प्रक्रिया है, तात्क्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें समय जो होता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर लगता है, जो लगभग 10⁻8 सेकेंड से 10⁻9 सेकेंड है, और ये समय का बहुत ही छोटा मान है। तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम 4 नियम होता है, और ये इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आएगा, मतलब आ सकता आएगा, कंफर्म कुछ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कभी गेस नहीं करते पूरा सिलेबस पर, और जो जिसमें भी बोल रहे हैं कि आएगा उसका चांस थोड़ा सा। अब अगला जो टॉपिक है वो है विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। चलिए देखिए समझते हैं विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है दिया गया है प्रकाश। विकिरण जब भी बोले विकिरण मतलब कल ही समझाएंगे, विकिरण जब भी बोला मतलब प्रकाश। तो ये दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा 1900 में मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी भी जो प्रकाश है और जो कण उसके द्वारा जो होगा वो प्रकाश जब गतिशील होता है तो वो कणों के पुंज के रूप में होता है, और कणों के पुंज में जिसको क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, फोटोन का ही एक और नाम है क्वांटा। तो किसी भी सतह के द्वारा यानी कि धातु की सतह के द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, जो ऊर्जा का अवशोषण मतलब क्या हुआ, जो अपने अंदर रखे, उत्सर्जन मतलब क्या हुआ कि जो बाहर की ओर निकाले। तो किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है
फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा या धातु की सतह के द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो निश्चित मान के गुणज के रूप में होता है। वो निश्चित मान के गुणज के रूप में होता है, जिस निश्चित मान को क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटम बोलते हैं। यानी कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा किसके गुणज के रूप में होगी, फोटोन के गुणज के रूप में होगी। फोटोन जो होता है वो ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल होता है, जैसा कल ही आपको बताया गया। इसके अनुसार जो होता है कि फोटोन की अगर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है किसी धातु की सतह पे और उसकी आवृत्ति मान लीजिए कि न्यू है और जो फोटोन की ऊर्जा है वो अगर ए है तो ऊर्जा जो होगा वो समानुपाती होता है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी ई समानुपाती न्यू, या यहाँ पे फिर से ई समानुपाती बदल दीजिए किसमें, बराबर में। तो जैसा कि पहले से जानते हो जो कार्य का फॉर्मूला होता है वही किसका, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो कार्य फलन में जैसा अभी तुरंत पढ़े थे कि W नोट बराबर एच न्यू नोट पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ भी जो नियतांक करता है वो एच यानी प्लांक नियतांक करता है। तो E इज इक्वल टू किसके, एच न्यू के, जहाँ एच जो है वो प्लांक नियतांक है और जिसका मान पीछे पढ़ चुके हैं कितना होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड है, इसको पढ़ते नहीं बोले, अगर ये बीच में लगा हुआ रहता भागा वाला चिन्ह तब पढ़ते इसको क्या, जूल प्रति सेकेंड, लेकिन ये जूल सेकेंड होता है और इसका कैसे ये निकलता है मात्रक जूल सेकेंड वो बताते हैं। चलिए अब इसमें जो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत में जो आप पढ़े अभी E बराबर होता है किसके, एच में। अब देखिए ये ऊर्जा है, इसका भी मात्रक पता है, या आवृत्ति इसका भी मात्रक आपको पता है। तो जैसे कल पढ़े आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। चलिए अब इसमें एच का अगर मात्रक निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, जो नोट वाला होगा तो एच का निकालना तो ये गुना इधर किसमें भागा, तो क्या करेंगे ई बटे भी बनेगा, यानी कि ऊपर में किसका मात्रक रख देंगे, ई का मात्रक और नीचे में न्यू का मात्रक, तब ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का S-1 होता है या हर्ट्ज होता है। तो S-1 ये देखिए नीचे में माइनस है, ऊपर की जगह किसमें हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो जूल गुने सेकेंड, तो जूल सेकेंड, यानी कि प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, जूल सेकेंड, जो भी लगा हुआ आप देख रहे हैं सब मान होता है 6.63 × 10⁻34। अब इसी तरीके से इसका बीमा निकालें, बीमा में फिर निकालेगा तो वही होगा एच की बीमा निकाल, एच की बीमा इक्वल टू ऊपर में ई की बीमा और नीचे में न्यू की बीमा। डायमेंशन जब निकालेगा तो ऊपर में ई का डायमेंशन, नीचे में न्यू का डायमेंशन, फिर रखिए ऊपर में ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2, नीचे में न्यू का, न्यू मतलब आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और इसका होता है कितना T-1, जब जो फॉर्मूला होता है 1/समय, समय का T और ऊपर जाके माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा ml² T-2, ये नीचे माइनस, ऊपर जाके कितना +1, तो जाएगा कितना ml² माइनस में 2 प्लस में माइनस, यानी प्लांक नियतांक का जो बीमा होगा वो इतना होगा ml² T-1, ml² T-1। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो पढ़े वो क्या पढ़े, कार्य फलन, पहला कार्य फलन, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर एक जो पढ़े बीच में कौन सा पढ़े, तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, और एक जो भी पढ़े वो क्या था, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। अब इसके आगे कल देखते हैं और कल सीखेंगे कौन सा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, और फिर वो जो पीछे विद्युत उत्सर्जन वाला नियम पढ़े हैं उसका सत्यापन भी होता है उसी नियम के आधार पर, यानी कि आइंस्टीन का जो समीकरण है उसी के आधार पे सत्यापन होता है किसका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम का। ठीक है, आगे कर देखते हैं।